नमस्कार दर्शकों, VR1 चैनल पर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ब्रिगेडियर प्रोफेसर विजय सागर धीमान सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर, जम्मू एयरबेस पर धमाके हुए, पूरा देश इससे दहल गया। आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं सर से। तो सर, ये बताइए कि इन धमाकों की जो वजह ड्रोन माना जा रहा है, उसकी असल वजह क्या है? क्योंकि बहुत सारे रूमर्स फैले हैं कि आतंकवादी हमला है। क्या है ये, दर्शकों को बताएं। देखिए, बिना किसी शक के मैं आपको कह सकता हूं कि ये 100% आतंकवादी हमला है। अब ये क्यों हुआ? ये जब से 5 अगस्त 2019 को आपकी आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया था, तो उस समय के बाद से आज तक अगर आप देखिए तो इंसर्जेंसी के जितने भी इंसिडेंट्स वैली में हो रहे थे वो सब के सब अंडर कंट्रोल थे। उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। बट सडनली जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे, दिलों की दूरियां दूर करेंगे, दिल्ली की दूरी दूर करेंगे, जैसे ही उन्होंने ये बोला तो जो हमारे इनमिकल लोग हैं, इनमिकल टू इंडियाज इंटरेस्ट, टेररिस्ट हैं या वेस्टेड इंटरेस्ट वाले हैं या पाकिस्तानी हैं, चाइनीज हैं या अदर दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको लगा भाई ये तो प्रधानमंत्री रन ऑफ सक्सेस आती जा रही है, वन आफ्टर द अदर, नॉर्मलसी आती जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही ऑल पार्टी मीट अनाउंस हुई, अगर आपने देखा होगा कि उसके 48 आवर्स पहले और 48 आवर्स बाद इंसर्जेंसी में बहुत सारे इंसिडेंट्स में बढ़ोतरी आ गई एकदम से, और वो पूरी वैली इनफैक्ट एक किस्म से मैं कह सकता हूं कि वो दहल गई। फिर उन्होंने बोला कि ये सारी जो डिस्टर्बेंस है ये खाली वैली में हो रही है और जम्मू वाले एरिया में कुछ भी नहीं हो रहा, वहां सब नॉर्मल सी है। तो उन्होंने ये एक जम्मू एरिया में एक कोशिश की है एक इसी किस्म के इंसिडेंट्स को करने की, और उस इंसिडेंट को करने के लिए अब ये रात के 1:30 पे जब सारी दुनिया सोई हुई है तो आप वहां पे 2 धमाके करते हो एक बड़े ही सेंसिटिव जगह पे, जो कि एक एयरफोर्स स्टेशन है और उसके अंदर भी टेक्निकल एरिया है जो वेल प्रोटेक्टेड है। और अभी ये पहुंचे कैसे? वहां पहुंचने का तरीका सिर्फ एरियल रूट हो सकता है। तो बताया जा रहा है, जैसे आपने बोला ड्रोन के बारे में बोला जा रहा है कि ये ड्रोन था या फिर क्या था? तो मेरा जो मानना है कि देखिए, 1 kg एक्सप्लोसिव से अगर आपने कोई धमाका किया है, फिर आपने कहाँ हुआ है, वो एक छत के ऊपर होल हुआ है या खुले मैदान में हुआ है। तो अगर ये ड्रोन होता, ड्रोन मतलब हेरन या सर्चर या अमेरिका का M9B रीपर। अब ड्रोन बहुत एक जबरदस्त हथियार है जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड ओवर हुआ है। जैसे जनरल सुलेमानी को मारा था अमेरिकन्स ने पिन पॉइंट करके जब वो इराक से एयरपोर्ट से निकल रहे थे, उनकी असैसिनेशन करी। या हुती रिबेल्स ने यमन में अरामको के ऊपर हमला किया, आधी रिफाइनरी ड्रोन स्वॉर्म के साथ आधी रिफाइनरी तबाह हो गई। या इवन फॉर दैट मैटर अगर आपने अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में देखा, आर्मेनिया तबाह हो गया क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ड्रोन का हमला होने वाला है। जो टर्की ने अजरबैजान को ड्रोन्स दिए और उन्होंने जो आर्मेनिया की जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस थी, टैंकों का दस्ता था, उसको एज ए सिटिंग डक लिया आउटसाइड। तो आपके कहने का मतलब है कि ड्रोन हमला इतना पावरफुल होता है कि वो सब कुछ तबाह कर देता है। एग्जैक्टली। अगर ड्रोन हमला करना था पाकिस्तान ने या उसके ISI वालों ने या टेररिस्ट ने, तो वो इतने छोटी सारी चीज नहीं करते। और उनको पता है कि जम्मू एयरपोर्ट पे कोई फाइटर्स डिप्लॉयड नहीं है, यहाँ सिर्फ एक हेलीकॉप्टर यूनिट है। तो ये कितना कोई हाई वैल्यू टारगेट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो किया गया है, मोस्ट प्रोबेबली जो न्यूज़पेपर्स में दिखाया जा रहा है चैनल्स के ऊपर, वो एक्चुअली क्वाडकॉप्टर है। क्वाडकॉप्टर जो है ये एक किस्म की डिवाइस है जो उड़ती है। अगर आपने शादियों में देखा होगा, ये जो वीडियोग्राफी करने वाले हैं वो भी कैमरा उड़ाते हैं। तो उसी से अभी तक जो हमने देखा, एक पैकेट ड्रग्स का आ गया या कोई एक आधा हथियार आ गया या कोई RDX का एक छोटा सा पैकेट आ गया। तो यही कैपेबिलिटी थी इन क्वाडकॉप्टर्स की। और मुझे ये लगता है कि यही क्वाडकॉप्टर यहाँ पे भी रात के समय यूज किए, क्योंकि दिन के समय अगर कोई करता, हालांकि बॉर्डर सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है, अगर वो उधर से लाना है तो इस क्वाडकॉप्टर की जो स्पीड है वो बहुत कम है, तो उसको बहुत समय लगेगा, वो डिटेक्ट हो जाएगा, फिजिकली डिटेक्ट हो जाएगा। ऑफकोर्स रेडार सिस्टम उसको नहीं ले सकते, उनकी बाद में करूंगा। तो परंतु ये डिटेक्ट हो जाता, तो उसने इसीलिए रात का 1:30 बजे का टाइम चुना। अदरवाइज रात को 1:30 बजे का टाइम चुनने की क्या जरूरत थी? अब ये क्लियर है कि वो ड्रोन नहीं था, वो एक क्वाडकॉप्टर था।
नहीं, अभी तो खैर एनआईए की टीम पहुंच चुकी है, लेट्स सी, उनको अपने कंक्लूजन पे पहुंचने दीजिए। ये मेरी स्पेकुलेशन है कि वो क्वाडकॉप्टर ही होगा, छोटा सा होगा जिसका पेलोड कम था। अच्छा, उसके साथ में अगर आप देखिए, इसी समय जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, जम्मू रीजन में उन्होंने 4 या 5 बंदों को अरेस्ट किया है और कुछ को तो उन्होंने आरडीएक्स के साथ 5 किलो आरडीएक्स भी पकड़ा है। इसका मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थी, एक सोची समझी साजिश थी जो पाकिस्तानी हैंडलर्स ने जम्मू में करवाई। अब ये करने वाला हो सकता है कोई लोकल उनका स्लीपर सेल हो, ये हो सकता है कोई उनका इन्फिल्ट्रेट किया हुआ कोई दहशतगर्द हो, या फिर कोई हमारा अपना जयचंद या मीर जाफर जिनकी हमारे देश में कोई कमी नहीं है, वो भी हो सकता है। और उसने रात को उड़ा करके इसको कोशिश की कि एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया के ऊपर फेंका जाए, और वो एक वो बिल्डिंग के ऊपर गिरा और एक खुले में गिरा। तो सर, क्या आप ये बता सकते हैं कि इसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है? नहीं, मकसद मेरा जो मकसद मेरे हिसाब से आता है, क्योंकि इसमें कोई उनको कोई हाई वैल्यू टारगेट तो मिला नहीं, एक किस्म की पब्लिसिटी मिली कि हमने अटैक कर दिया है, दहशत फैलाना था। दहशत फैला। और दूसरा ये है जो बड़ी जरूरी चीज है जिसको मेरे ख्याल में हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस या हमारी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को इग्नोर नहीं करेगा, दिस कुड बी ए प्रीकर्सर, हार्बिंजर फॉर द थिंग्स टू कम, कि आगे से जो भी उन्हें दहशतगर्दी का काम करना है वो ऐसी ही डिवाइसेस के साथ करेंगे। और ये डिवाइसेस मैं जो आपको बता रहा हूं कि आप जाइए गूगल के ऊपर जाइए, ऑनलाइन जाइए, आप कहीं पे भी किसी समय भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको आईईडी बनानी है, उसके लिए जो केमिकल्स चाहिए वो आप कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर इतनी सी क्वांटिटी में करना है तो दिस इज नॉट मच ऑफ अ थिंग। परंतु आगे बढ़ के ये हो सकता है पाकिस्तानी इस टेस्ट कर रहे हो कि इंडियन जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इस थ्रेट को। तो ये एक नई डायमेंशन आ रखी है इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए। जी सर, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ड्रोन्स असल में है क्या और उनका कैसे उपयोग किया जाता है? देखिए, ड्रोन्स जो है ना, ये एक बहुत ही कारगर हथियार है। अगर आप एक हवाई जहाज फाइटर खरीदते हैं, जैसे आपका रफेल 1600 करोड़, दैट इज द काइंड ऑफ कॉस्ट, जबकि ड्रोन की कॉस्ट $5 मिलियन से ज्यादा है। और ड्रोन के पास घातक हथियार हैं और इसमें पायलट नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। दैट मीन्स इसमें किसी की जान को कोई खतरा होने की जरूरत नहीं है। अगर वो तबाह हो भी जाता है दुश्मन के द्वारा तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर एक हवाई जहाज आपका गिर गया, हवाई जहाज की जो कॉस्ट है, एक आदमी की उसकी जिंदगी की कॉस्ट है, प्लस उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट है। तो ये एक लो कॉस्ट सोल्यूशन जो दुनिया में पनप रहा है, अभी आगे आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर हम रेडार से अपने एयर डिफेंस सिस्टम में देखें तो इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, तो इसकी ब्लिप लेना बहुत ही मुश्किल चीज है। तो अभी इसके करने के और तरीके हैं हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट कुछ हो रखी है हमारे जम्मू के आसपास भी। उसमें या तो हम इसको काइनेटिक किल, मतलब उसको हम नीचे से कोई मिसाइल फायर करें, उसको बिल्कुल ही तबाह करें, और या फिर हम अपने जैमर्स के साथ में उसके जो ऑनबोर्ड सिस्टम है, अपलिंक है, डाउनलिंक है, फिर उसके जो सिस्टम जो काम कर रहा है वो सारे के सारे लिंक्स को जैम करें। तो ये 2 ही तरीके इसको पकड़ने के हैं। परंतु ये आपका जो क्वाडकॉप्टर है ये तो बिल्कुल ही पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि ये खिलौना है और कोई भी कहीं से भी उड़ा सकता है। तो इसकी जो पहचान है वो सिर्फ विजुअल ही होगी। तो ये ड्रोन जो है वो एक बहुत ही खतरनाक और कारगर हथियार है। मिसाइल्स भी फायर कर सकता है, सर्विलेंस भी कर सकता है, और कई किस्म के इसके ऑप्शन इसके पास अवेलेबल है। तो क्या सर, अभी आप इंडिया की बात करें तो इंडिया इस तकनीक को अपनाने के लिए तैयार है? देखिए, तकनीक जहां तक ड्रोन्स की बात है तो हमारे पास हैं, हमारे पास इजरायली ड्रोन्स हैं, अमेरिकन हम मांग रहे हैं, तो वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आ जाएगा। परंतु इसको काउंटर करने की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी तक कोई फॉर्मुलाइज नहीं हुई है। लाइक एयर डिफेंस सिस्टम जो सेटअप हमारे पास है, अभी शायद S-400 सिस्टम हमारे पास रशिया से आने वाला है, पर उसमें भी मुझे नहीं लगता कि वो भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और कारण ये है कि इसको रेडार पे पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका एरिया इतना छोटा है। फिर उसके अंदर जो रेडिएशन अब्जॉर्प्शन के कुछ सिस्टम्स होते हैं, तरीके होते हैं, डिफ्लेक्शन के होते हैं, जो वापस सिग्नल रेडार के पास वापस आएगा, जो एक ऑपरेटर को दिखेगा, वो बहुत ही कम आएगा। तो पकड़ना एक चैलेंज ही रहेगा। और फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट जो मैंने बोला 2 किस्म के तरीके हैं, एक सॉफ्ट किल, एक हार्ड किल, उनको कैसे हमने सिस्टम्स को डिप्लॉय करना है, वो दैट चैलेंज रिमेन्स। जैसा कि कश्मीर हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर शुरू से ही रहा है, तो क्या इस हमले से अब ये माना जाए कि जम्मू भी अब उनके निशाने पर आ चुका है? नहीं, जम्मू निशाने पे तो ऑलरेडी पहले भी था, परंतु ऐसा है कि जम्मू में
आतंकवादी जो बाहर से इन्फिल्ट्रेटेड हो उनके लिए ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जम्मू की जो 95% या उससे मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, दे ऑल प्रो इंडियंस, और वो पूरे जज्बे से भरे हुए हैं, तो वो ऐसे लोगों को पनपने नहीं देते। परंतु फिर भी एक आधा इक्का दुक्का इंसिडेंट जम्मू में पहले भी होता रहा है। परंतु अभी ये जो 5 अगस्त 2019 के बाद की सिचुएशन है, उस टाइम पे आ गई। ये मेरे ख्याल में शायद पहली बार हुआ है कि उसके बाद जम्मू रीजन में कोई इस किस्म का टेररिस्ट एक्ट हुआ है। जी सर, 15 अगस्त आने वाली है, तो हमेशा इसको कहीं ना कहीं आतंकवादी धमाकों से भी जोड़कर देखा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि अभी ये हरकत हुई है, इसके बाद इसके दोबारा रिपीट होने के चांसेस हैं? नहीं, रिपीट होने के चांसेस तो हमेशा ही हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं आर्मी वाला आदमी हूं, आर्मी में हमेशा ही कहते हैं कि जो अटैकर होता है ना, उसके पास हमेशा ही इनिशिएटिव होता है। डिफेंडर कितना भी स्ट्रांग हो, पर अटैकर कोई ना कोई करने का तरीका ढूंढ ही लेगा। तो इसलिए ये बोलना कि हमले नहीं होंगे या रोके जा सकेंगे, टोटली जीरो तो नहीं हो सकते, परंतु लेट्स से परसेंटेज उनकी कम हो सकती है, और मे बी पीस प्रिवेल्स बेटर। जब लोगों को समझ में आ जाएगी, जैसे अभी कश्मीर के भी बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ आ रही है कि सिक्योरिटी की वजह से उनकी अपनी जिंदगियां तबाह हो रही हैं, उनका विकास नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो वो भी अभी अपना नजरिया बदल रहे हैं। उनको पता लग गया है कि पाकिस्तान सिर्फ खाली बातें करता है, उनका हित नहीं है, इवन चाइना का भी कोई हित नहीं है। इनके अपने परमानेंट इंटरेस्ट हैं, जैसे सीपैक वगैरह हैं। अदरवाइज एज फार द पीपल ऑफ कश्मीर आर कंसर्न, उनको समझ में आ गई है कि ये लोग उनके साथ नहीं है। परंतु कुछ लोग हैं जो गन की वजह से डरते हैं, या फिर आइडियोलॉजी की वजह से हैं, रेडिकलाइज्ड हैं, एलियनेटेड हैं, तो वो कुछ लोग शायद उनकी मदद करें, परंतु ये इट इज ऑन द डिक्लाइन। दैट्स ऑल आई वांट टू से। कि आर्टिकल 370 की वजह महबूबा मुफ्ती को देख लीजिए, वो खुश नहीं लगती है, जैसा कि अभी आपने मीटिंग में ही देखा होगा, उन्होंने बयान दिए हैं और वो कहती रही हैं कि इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, स्थानीय लोगों का मैं बताऊं कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी, जो मेरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टडीज़ एंड एनालिसिस इट्सा का प्लेटफॉर्म है, मेरे जो यूथ हैं कश्मीर के, उन्होंने मुझे बोला कि ये मोदी जी ने क्या किया, ये गुपकार के महबूबा, अब्दुल्ला और दूसरे तीसरे, इनको फिर बुला लिया। उन्होंने मुझे साफ बोला कि जब 370 हटा, 35 हटा, तो उस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत टेंस थी, हम भी डर गए थे। परंतु जब इनको अंदर बंद किया, नजरबंद किया, जेल में डाला, हमें बड़ी खुशी हुई कि कम से कम गुड रिडंस, कि आज तक इन्होंने हमें लूटा है। तो आपने इन्हीं बंदों को वापस बुला लिया पार्टी में। आप अपनी जो नई बोल रहे थे कि आपने नई लीडरशिप डेवलप करी है, डीडीसी इलेक्शंस में नए लोग चुन के आए हैं, यंग लोग चुन के आए हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया, उनको क्यों नहीं करा? तो वहां के लोग इस बारे में ऐसे सोचते हैं। इसका मतलब वो भी अभी विकास चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, जिंदगी में डेवलपमेंट, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस लिए उनका नजरिया बदल रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें हमारे सवालों के सटीक जवाब दिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शक भी आपके जवाबों से संतुष्ट होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे ब्रिगेडियर सर, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आपको बहुत सारी राय दी हैं। ऐसी ही राय और सलाह सुनने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। नमस्कार।